अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो राउंडअप में खुश आमदीद और मैं हूं आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। तो आज नाज़रीन प्रोग्राम में हम बात करेंगे, सबसे बड़ा सियासी सवाल शायद ये नहीं कि हुकूमत ओपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार है या नहीं, बल्कि ये है कि जब हुकूमत और ओपोजिशन के दरमियान एतमाद का बहरान मौजूद हो, अदालत के एक अहम फैसले पर हुकूमत खुद कानूनी रास्ता अख्तियार कर रही हो और तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसले पर अमल दरामद ना होने की सूरत में मुज़ाहमत की बात की जा रही हो, तो फिर मुज़ाकरात की पेशकश अमली तौर पर कहाँ खड़ी होती है। ऐसे में शहबाज शरीफ ने आज एक बार फिर ओपोजिशन को बामकसद मुज़ाकरात की दावत दी है और कहा है कि हुकूमत बातचीत के जरिए मामलात हल करने के लिए तैयार है। लेकिन इसी वक्त इमरान खान की हॉस्पिटल मुंतकिली का मामला हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान सबसे अहम कानूनी और सियासी तनाज़ा बनकर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को इमरान खान को शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने, तिब्बी मुआयना करवाने और उनके ज़ाती मुआलिज की शमूलियत का हुक्म दिया था। हुकूमत ने अगले ही रोज इस हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की, जिसमें अदालती हुक्म और कैदी को जेल से बाहर इलाज के कानूनी तरीक़ेकार पर एतराज़ात उठाए गए। आज इस मामले में एक और पेशरफ्त सामने आई है और हुकूमती नजरसानी दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के बाद वापस किए जाने की खबर है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने के लिए हुकूमत के पास बस आज का दिन है। दूसरी जानिब खबरें ये भी हैं कि तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत का केस भी तैयार कर रखा है। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़ है कि इमरान खान को निजी हॉस्पिटल मुंतकिल करने की मिसाल दूसरे कैदियों के लिए भी एक नई नज़ीर बन सकती है, जबकि तहरीक इंसाफ का इसरार है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उसकी रूह के मुताबिक अमल होना चाहिए। PTI रहनुमा भी हुकूमत से अदालती हुक्म पर अमल दरामद का मुतालिबा कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो सड़कों पर आने समेत आइंदा का लाहेअमल इख्तियार किया जाएगा। यानी एक अदालती हुक्म पर अमल दरामद का सवाल अब हुकूमत और PTI के दरमियान सियासी कशमकश और मुमकिना एहतजाज से भी जुड़ चुका है। अगर बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी की ओपोजिशन रहनुमाओं, बिलखुसूस कौमी असम्बली में ओपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और सेनेट में ओपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात ने सियासी राब्तों को एक नई अहमियत दे दी। मुलाकात में पार्लिमानी अमूर, कानून साज़ी, इंतखाबी इस्लाहात और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर बात हुई, जबकि बिलावल भुट्टो ने ओपोजिशन रहनुमाओं को पार्लिमानी कमेटियों में फाल किरदार अदा करने की दावत भी दी है। ओपोजिशन रहनुमाओं ने इस मामले पर बानी PTI इमरान खान से मुशावरत के बाद फैसला करने का कहा। महमूद खान अचकज़ई ने गुज़श्ता रोज़ वाज़ेह अल्फाज में कहा कि माइनस इमरान खान फार्मूला कोई कबूल नहीं करेगा और साथ ही शहबाज शरीफ हुकूमत को भी चंद दिनों की मेहमान करार दिया। यानी ओपोजिशन के अंदर राब्ते सिर्फ पार्लिमानी हिकमत अमली तक महदूद है या इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल पर भी कोई मुश्तरका मौक़िफ़ तश्कील पा रहा है, ये सवाल है अब ज़्यादा अहम हो चुका है। तो एक तरफ वज़ीर आज़म ओपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब इमरान खान के मामले पर हुकूमत और PTI के दरमियान अदालती कशमकश जारी है और इसी दौरान ओपोजिशन के अंदर राब्ते बढ़ रहे हैं, जबकि महमूद अचकज़ई माइनस इमरान खान के किसी भी फार्मूले को मुस्तरद कर रहे हैं। क्या ये बिखरी हुई सियासी सरगर्मियां किसी नए सियासी इत्तेहाद या मुज़ाकराती अमल की बुनियाद बन सकती हैं, या आने वाले दिनों में हुकूमत और ओपोजिशन के दरमियान टकराव मजीद शिद्दत अख्तियार करेगा? इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून सदीक साहब। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजहर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की निजी हॉस्पिटल मुंतकिली से मुतालिक 18 अगस्त का अबूरी हुक्म दिया। हुकूमत ने इसके खिलाफ नजरसानी दायर की और आज वो दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी गई है। इस वक्त कानूनी तौर पर हुकूमत के पास अगला रास्ता है क्या? बहुत शुक्रिया जी। देर आए दुरुस्त आए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई एहसान नहीं किया। ये जो बैठे बताया जा रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून से हट के बात कर दी है, कोई एहसान की बात की है। अब नहीं कोई पढ़ना चाहता, प्रिजन एक्ट नहीं पढ़ना चाहता या प्रिजन रूल्स नहीं पढ़ना चाहता, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, नेशनल मैंडेटरी और कायरो डिक्लेरेशन और बैन अवी यानी ह्यूमन राइट्स के हवाले से इतना मटेरियल पड़ा है। और ये सारा आप ये यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना, अगर कल ये बैन अवी तंजीमों के सामने चला गया और वहां किसी ने कंप्लेंट फाइल कर दी तो हुकूमत पाकिस्तान की क्या जग हसाई होनी है। अब आए दूसरी बात की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने देखे जी, एक कैदी है, कैदी को सहूलियात तो मिलनी है, इलाज भी होना है, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी जब नहीं पूरी कर रही, जब हुकूमत वक्त जिम्मेदारी वो सुप्रीडेंट पर डालती थी, सुप्रीडेंट हुकूमत पर डालता था। मैं हैरान हो रहा हूँ कि ये जो जेल है, ये जेल तो जुरिस्डिक्शन है पंजाब हुकूमत की।
तो चीफ मिनिस्टर की बात करें, चीफ सेक्रेटरी की बात करें, ये मेरी तो हैरान को नहीं, ये वफाकी हुकूमत क्या करने आ रही है, आजम वजीर जी तारड़ क्या करने आ रहे हैं। और देखिए, एक वो बड़ी अजीबो गरीब सी बात कर रहे हैं कि जनाब कैदियों को, जनाब आप कानूनदान है, कानून पढ़े लिखे कानूनदान है भाई, जब जब ये ऑर्डर पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं किया, हम्म जो जो को कैदी कैदी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है वो उसको रिलीफ देती है या नहीं देती, डिस्क्रिप्शन है उनके सामने, वो जी ऑर्डर ऐसा पास कर सकती है। लेकिन आपने हद कर दी है बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियों की, और आप जिस जगह लाकर आपने खड़ा, अब मुझे ये बताएं, हम्म 48 घंटे है, कि कैदी के हवाले से बात है, तौहीन अदालत शुरू होगी, अभी तक जी तो अमल दरामद नहीं किया आप लोगों ने, और तौहीन अदालत शुरू हो चुकी है। अब बिल्कुल और क्या होना है इस मुल्क में कि आप चीजों को किस तरफ लेकर जाएंगे, हद हम्म होगी है किसी बात की। मैंने तो तजवीज की है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल करने की। मैं आजकल बरतानिया में हूँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर ये नहीं होगा तो यकीनन यहाँ पर हम यूएनओ के हवाले से या बाकी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस के राब्ते से हम राब्ता करेंगे, लेकिन अभी हम ऐसा कुछ स्टेप लेना नहीं चाहते कि हम्म जिससे पाकिस्तान की जागेसाई हो, इस निज़ाम की जागेसाई हो। उम्मीद है कि वो इस पर अमल दरामद करेंगे, नहीं तो दो तीन चीजें और देख लीजिएगा। जो बड़ा कहते थे हमने मुलाकात रोकी नहीं, हम मुलाकात करवाते नहीं, अब तो खुल के सामने आ गए कि मुलाकात सियासी बातें होती थी। भी जहां की सियासी बातें होती थी, ये काम हम्म तो आप कौन होते हैं, ये काम तो सुप्रीडेंट जेल ने करना था। और एक और एडमिशन आ गया है, जी अब जेल मैनुअल के मुताबिक जो खानदान का लोग हैं वो हर हफ्ते में हम्म 2 मुलाकातें हो सकती हैं। तो 2 मुलाकातों का हिसाब भी अगर लगाएं तो महीने में एटलीस्ट तकरीबन 16 मुलाकातें होगी, और 16 हम्म मुलाकातों को एक साल से अगर जरा मल्टीप्लाई करें, चले फर्ज करें 4 मुलाकातें ही सही, तो हम्म 48 मुलाकातें, पूरे 3 साल में 48 मुलाकातें कराई हैं। ये भी हम्म एडमिशन आ गया। मेरी अपनी मिसाल ले लें, जी मैं वकील हूं इमरान खान साहब का, मैंने बड़ी दफा लिखा है, मैंने हम्म इतने खत लिखे। मेरी आखिरी मुलाकात 19 सितंबर 2024 को हुई, 1.5 घंटे की मेरी मुलाकात थी। उस वक्त से लेकर अब तक मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा। यानी हद होती है किसी बात की। यू आर लिविंग इन जी आप एक ऐसे आजाद और खुद मुख्तार मुल्क में रहते हैं, जमहूरियत तो नाम की है यहाँ पर। अजहर साहब, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के लिए हुकूमत के पास आज का दिन है, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से तौहीन अदालत की कार्रवाई की तैयारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में मुनीफ फारूक कह रहे हैं कि जिस तरह मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, इस मामले में भी ऐसा कुछ हो सकता है। अजहर साहब, आपके नज़दीक अगर आज भी अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो हुकूमत को किन कानूनी नताइज का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, आपने इस मुल्क में लाख कानूनियत की हद तो कर दी। 90 दिन में इलेक्शन ना कराकर आपने आइन तोड़ा, और आप धड़ल्ले हम्म से कह रहे हैं कि नहीं मानते हम इसको। हम्म आर्टिकल 4 और 5 की खिलाफ वर्जी तो बड़ा वाज़ेह तौर पर हो गया। और हम्म हुकूमत कौन होती है? हुकूमत हम्म क्या क्या कंसर्न है इस हवाले से? तो हम्म ये कंसर्न जो है, ये सुप्रीडेंट जेल जाने, उसका काम जाने। आप कौन है? जी हू आर यू कि आप बैठ के इन सारी बातों को बैठ के फैसला करते हैं? आप इन चीजों को चले मान भी लिया कर रहे हैं, वरना हम्म आज दिन पूरा हो गया है। हम्म कंटेम्प्ट हो चुकी हुई है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जो जो मैं हैरान होता हूँ, पता नहीं किसने तजवीज नजरसानी किस बात की। इंटरम ऑर्डर है, आप देखे ना, हम्म इंटरम ऑर्डर के अगेंस्ट नजरसानी हमने तो आज तक कभी सुनी नहीं है, ना हमने कभी रिव्यू के हवाले सुनी। हाँ, मॉडिफिकेशन की हद तक बात है। एतराज हम्म आपका ये है अशफा में नहीं जाना चाहिए। अशफा में आप बताएं, आंखों का इलाज कहाँ होता रहा है? हम लेके जाते रहे, जब बिल्कुल ये खुद अशफा लेके जाते रहे, तो अब क्या है? और इसमें अगर आपको याद हो, ख्वाजा आसफ की वो याद कर ले, वो प्लेलेट्स वाली तकरीरें, और नवाज शरीफ का अपना हम्म अस्पतालों में आना जाना, फॉलो फिल्म में तजाद इतना बड़ा वाज़ेह तौर पर है। हम्म इनके पास ऑप्शन अब कोई नहीं है। इन्हें हर हालत में इमरान खान साहब को बाहर लेके आना है। मैं अस्पताल की हद तक जा रहा हूँ, और हम्म अस्पताल से आगे जो बात याद रख लीजिएगा, नोटेड डाउन, उसके बाद बनी गाला जाना है। और इंशाल्लाह, और ये अगला महीना सितंबर बड़ा अहम है। सितंबर के अंदर छुट्टियां खत्म हो जानी है। 2 तो केसेस सारे रह गए हैं। एक अलकादर ट्रस्ट है, वो जी उसमें करप्शन का 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपया। फिर दूसरा तोशा खाना है, उसमें भी करप्शन की कोई बात नहीं। दोनों में सस्पेंशन या बरियत लिखी हुई है। और वैसे भी टाइम हो चुका हुआ है। अगर हमारा एस्टेब्लिशमेंट का मूड या हमारे इस निज़ाम का मूड देखें, कोई भी हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करती है। और वो तारीख हमारे पास मौजूद है, जुल्फ़िकार अली जनरल ज़िया-उल हक से मुशर्रफ तक का दौर। मुशर्रफ जी उसमें 50 या 2B से पूरी हुकूमतें जाया करती थी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बहाल भी की, तब भी क्या हाल हुआ। और उसके बाद अब वजीर आजम कोई भी दे लें, यूसुफ रज़ा गिलानी कोई अलग बात है, उसको डिस्क्वालीफाई मैंने करवाया था। फिर नवाज शरीफ आ जाए, फिर इमरान खान साहब आ जाए, तो टाइम इनका वैसे ही पूरा हो चुका हुआ है। और अब चीजें, मैं बहरहाल मैं सियासी तौर पर भी और
वैसे भी इवन अदरवाइज भी मैं चीजों जी को अपनी सिमत में वापस आता देख रहा हूँ। बिल्कुल अच्छा जितना साहब, मर्जी के बिल्कुल शोर डाल ले। आप मूड की बात कर रहे हैं तो हुकूमत का तो ये मौक़िफ़ है कि किसी कैदी को निजी हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए जेल कवानीन और मुकर्ररा तरीक़ेकार मौजूद है, जबकि अदालत ने तिब्बी ज़रूरत को सामने रखा। कानूनी तौर पर इन दोनों मौक़िफ़ में फैसला कुन नुक्ता क्या देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो बड़ी वाज़ेह है कि हम्म हुकूमत के पास वक़्त था। हम्म इमरान खान साहब की आँख का मसला आज का नहीं है और अश-शिफ़ा अस्पताल खुद लिख रहे हैं, मुलाकातों की तजवीज़ भी कर रहे हैं। हम्म भई जब हुकूमत ने अपना इख्तियार नहीं इस्तेमाल किया तो क्या सुप्रीम कोर्ट चुप करके बैठी रहेगी? हम्म यानी कहाँ गया एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट की बात आ जाए, आर्टिकल 4 और 5 के निफाज और जजमेंट हम्म जितनी मौजूद है। यानी अदालतें जो हमारी है ना, और ये मैं बड़े अदब के साथ अर्ज कर दूं, बड़ा शोर डाला हुआ है। ओ भाई वो रूल्स हैं, वो रूल्स की कितनी क्या अहमियत है, आप बात समझिएगा। ये कोई कानून नहीं है, आईने पाकिस्तान 1973 नहीं है, हम्म ना कानून की बात है, वो रूल्स है। वो रूल्स एग्जीक्यूटिव के हवाले से, अपने इस्तेमाल के हवाले से है, उस पर अदालतें पाबंद नहीं है उन रूल्स के मुताबिक चीजों को लेकर जाने का। हम्म अदालतें हमेशा से तारीखी तौर पर चली आ रही हैं। तो ये जो बात कहना है, ये नाअहली है, नालायकी है, कम अकली है, ना हम्म इंफॉर्मेशन है, ना कानून जानते हैं। तो ये चीजें भी साबित करती हैं कि आपने जहां आइन तोड़ा है, जहां आपने बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी की है, जी अब आपका जो है ना, ये एक और गुनाह जो है वो सामने आ गया है। हम्म हद होती है किसी बात की, किसी बात, हम कोई अफ्रीका के मुल्क में तो नहीं रह रहे ना। हम्म हम किसी ऐसे हम आजाद और खुद मुख्तार अगर मुल्क है तो साबित करें। यानी ये कैसा मुल्क है कि एक कैदी को हम्म खानदान से और वोकला से मिलने नहीं दिया जा रहा। बहाने जितने मर्जी कर ले, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब ने जेल में रह के साबित किया है कि वो खड़े होने वाला है, मुकाबला करने वाला है, और इन लोगों का ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि इनको फेस भी किया। और ये हम्म चीजें सारी वो आपके आप लोगों के रिकॉर्ड के सामने आ चुकी हैं। मैं कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं देख रहा, हम्म मैं बड़ी वजाहत के साथ बताना चलूं, ये अपने तय करते रहे और अल्टीमेटली जो है हम इसको अक़वाम मुत्तहिदा या बाकी इदारों की तरफ अब लेकर जाएंगे। अब बहुत हो गया कि हम्म हुकूमत की नाअहली और नालायकी। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद, जब तक वो सस्पेंड नहीं होता, जब तक खत्म नहीं होता, आपको अमल दरामद करना है। नहीं हम्म करते तो तौहीन अदालत है। तो फिर यही तो फिर ना से फिर हम जहाँ कहीं जाना जाएंगे, हम अपने जितनी रेमेडीज हमारे पास होंगी वो हम अपनी रेमेडीज लेंगे, हम्म ताकि इमरान खान साहब की सेहत को। और अगली बात मुझे ये बता दें, बुशरा बीबी साहबा ने जी क्या ऐसा कसूर किया है? उनके साथ इतना जुल्म और ज्यादती क्यों हो रही है? क्या औरत होने के नाते उनका हक नहीं है? क्या वो अगर मरियम सफदर औरत होने के नाते क्या हम्म फायदा ले सकती हैं? कुलसूम नवाज क्या अपना फरियाद तारपुर साहिबा ले रहे हैं तारीखी तौर पर? तो वो हम्म उन्होंने क्या ऐसा ऐसा जुर्म कर दिया है? बातें सिर्फ जितनी मर्जी है, करप्शन के चार्जेस आप इतने लगाते रहे, कोई एक चार्ज ऐसा हो, मुझे तो जग हसाई होती है, मुझे तो हम्म दुख और तकलीफ होती है इस बात पे जी कि आप क्या करना चाह रहे हैं। इस पाकिस्तान को खुदारा आगे जाने दें। हम्म इस पाकिस्तान को आप इस तरह के जमेडों में मत रखें। जी जग हसाई हो रही सर है और आप याद बिल्कुल सर रखिएगा। आप आगे जाने की बात करें, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो सड़कों पर आने का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। एक कानूनी माहिर की हैसियत से आप इसे सियासी एहतजाज समझते हैं या फिर इसमें कोई कानूनी पेचीदगी भी पैदा हो सकती है? नहीं, 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 एक बात याद हम्म रखिएगा, जब आप नहीं मान हम्म रहे ना, तो फिर हमारे पास रेमेडी तो एहतजाज की है। सड़कों पे भी आना है और बिल्कुल धरना भी होगा, वो बातें भी होंगी। और जैसे ये बातें कही हैं, तो वो तो हम्म वक़्त के साथ-साथ साबित हो रही है ना जी। अब तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ रह गई है कि जिसमें डाउट हो कि नहीं जनाब, कि नहीं, 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 कोई चीज़ रह गई है। बिल्कुल कोई चीज़ नहीं रही है। अब हमने हम्म उस पे अमल दरामद करवाना नहीं करते, तो सड़कों पर, और वैसे सड़कों पे देखिए बात सिर्फ इतनी है, एक 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 कानूनी पोज़ीशन बताता हूँ, एक सियासी बता देता हूँ। हम्म सड़कों पे तो एहतजाज होने नहीं दे रहे, 144 का नफ़ाज़ लगा दिया, नजरबंदी के ऑर्डर जारी कर दिए, लोगों को पकड़-दकड़ का सिलसिला ये जारी रहा। लेकिन अब मैं तो कह चुका हूँ, पिछले अप्रैल से कहा था कि सितंबर होगा, नवंबर के बाद हालात बदलेंगे। आपने देखा, अभी 4 दिन हो गए, जमात इस्लामी सड़कों पे एहतजाज कर रही है। पेट्रोलियम डीलर आ गए हैं, पर फिर अपना व्हीट के हवाले से किसान आ जाएँ, हम्म बाकी सब लोग सड़कों पे आ रहे हैं। ये जो दरवाजे बंद किए थे ना, ये अब दरवाजे खुले हैं, तो ये जब ये अब, और अगर सड़कों में निकले तो खसो-खशाक की तरह ये बह जाएँगे। हुकूमतें इनकी किसी काम नहीं आएँगी, हम्म हुकूमतें इन्हें छोड़नी पड़ेंगी। और अल्टीमेटली मैं आपको बता दूँ, मुझे जो नज़र आ रहा है, एक सियासी तौर हम्म पर भी एक कानून, इमरान खान साहब तो नोटेड डाउन, अब याद रख लीजिएगा, केस लगते हैं, सस्पेंशनें होनी है या बरियत होनी है, इमरान खान साहब बाहर होंगे। वो सफ़र उनका अल-शिफा या किसी और अस्पताल से होता हुआ बनी गाला तक जाएगा,
लेकिन दूसरी तरफ इतना दबाव आ जाएगा लॉन्ग मार्च की तरफ से, या तो असेंबलियां तहलील करेंगे, वरना अपना इन हाउस तब्दीली की तरफ ये लेकर जाएंगे, वो जो मर्जी कर लें। और एक बात और मैं बता दूं, तंबीह कर दूं सियासी जमातों के लिए, जो इन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शन ही ना कराए, और अगर अब असेंबलियां तहलील हुई हैं, कोई निगरान हुकूमतें बनी हैं, तो आप एड़ियां रगड़ते रह जाएंगे कि उनसे इलेक्शन करवा लें, डेटें ले लें। आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ियां इतनी मार ली हैं, टाइम है आपके पास। मैं तजवीज देता हूँ सियासी जमातों को कि यार खुदारा इकट्ठे हो जाएं और इन निजाम को बचाएं। जी बिल्कुल। अजहर साहब, जिस तब्दीली की आप बात कर रहे हैं वहां पर दोनों तरफ से जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी वो दिखाने की ज़रूरत है। अजहर सदीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इसके साथ ही नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक शामिल करनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता का बहरान अब एक ऐसे मोड़ पर पहुँच चुका है जहाँ जंग के साथ सफारतकारी, आलमी तवानाई और मईशत भी बराह रास्त उसकी लपेट में आ चुकी है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इक्तिसादी दबाव मजीद बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। आबने हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार है, आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और दुनिया को खदशा है कि किसी भी नई फौजी पेशरफ्त के असरात पूरे खित्ते से निकलकर आलमी मईशत तक पहुंच सकते हैं। इसी कशीदा सूरत हाल में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें इलाकाई सूरत हाल, सफारती कोशिशों और सियासी हल के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। यानी एक तरफ वाशिंगटन तेहरान पर दबाव बढ़ा रहा है, तो दूसरी जानिब सफारती राब्तों के जरिए बहरान को मजीद फैलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। बात की जाए तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक नई सख्त तरीन इक्तिसादी मुहिम का ऐलान करते हुए खबरदार किया है कि ईरान को माली या तिजारती सहूलत फराहम करने वाले ममालिक और इदारों को भी संगीन नताइज का सामना हो सकता है। दूसरी जानिब आबने हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त शदीद मुतासर है। ऑयल टैंकर से मुतालिक वाक़यात सामने आ रहे हैं और खलीजी खत्ते में परवाज़ों की मनसूखी ने भी सूरत हाल की संगीनी बढ़ा दी है। इस बहरान का सबसे बड़ा आलमी असर तवानाई की कीमतों पर पड़ रहा है। सवाल यह है कि अगर आबने हुर्मुज़ में रुकावट बरकरार रही तो तेल की कीमतें कहां तक जाएंगी और इसका असर पाकिस्तान समेत उन ममालिक पर कितना पड़ेगा जो अपनी तवानाई की ज़रूरियात के लिए खलीज पर इन्हिसार करते हैं। दूसरी जानिब नेटो ईरान से मुमकिना खतरात के मुकाबले के लिए तैयार रहने का ऐलान कर चुका है, जबकि इसराइल की मगरबी किनारे में आबादकारी के मंसूबों पर बरतानिया का एहतजाज जाहिर करता है कि मशरिक़ वुस्ता का बहरान अब कई अलग अलग सफारती और सिक्योरिटी महाजों में तकसीम हो चुका है और इसी दौरान खुद अमेरिका भी अंदरूनी दबाव से दो चार है। ट्रंप के हिमायत याफ्ता बाज़ उम्मीदवारों को वस्त मुद्दत इंतखाबात के इब्तदाई मरहले में धचके लगे हैं, जबकि अमरीकी कौमी कर्ज पहली मरतबा $40 ट्रिलियन से तजावुज़ कर चुका है। तो क्या ट्रंप की नई इक्तिसादी जंग ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की हिकमत अमली है या ये बहरान मज़ीद तसादुम की जानिब बढ़ रहा है? आपने हुर्मुज़ की सूरत हाल आलमी तेल मंडी को कहां तक ले जा सकती है और क्या पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में एक मौसर सफारती किरदार अदा कर सकता है? इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल सईद मोहम्मद खान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, आप क्या समझते हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान ताज़ा टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जब अमेरिका और ईरान के दरमियान अस्करी कशीदगी के साथ सफारती रास्ते भी तलाश किए जा रहे हैं। आपके नज़दीक इस राब्ते की असल स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महरीन, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कॉल की है, वो उन सिफारती राब्तों की एक कड़ी है जिसके तहत ईरान और अमेरिका एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ने ये वो यूनिक पोजीशन दी है कि दोनों जो कॉम्बेटेंट्स हैं, अमेरिका और ईरान, वो सिर्फ एक ही फरीक के ऊपर टोटल रिलाई करते हैं एज अ मीडिएटर, और वो है पाकिस्तान। तुर्की ने, कतर ने और इजिप्ट ने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से वो गल्फ कंट्रीज का एक ग्रुप बना के इस मसले को हल कर सकें, लेकिन लगता है कि ईरान को उनके ऊपर कोई उनका इतना इतबार नहीं है। इसलिए ईरान जो है वो बार बार पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, और पाकिस्तान की ये जो पॉलिसी थी कि उसने अपने आप को जरा थोड़ा सा अलूफ किया हुआ था, क्योंकि इस्लामाबाद MOU के बाद हम लोग इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे जाना चाह रहे थे, जबकि
जंग किसी और तरफ चली गई थी। तो मेरा ख्याल है कि अब दोबारा ईरान और अमेरिका मिलके पाकिस्तान को दोबारा मेन स्टेज पे लेकर आना चाहते हैं। और मैं जो इराकची साहब की जो ये एक कॉल है उसको उसी जमीन में समझता हूँ। जी ये अब जंग जो है ना वो मिलिट्री स्टेज में जो है ना वो एक स्टेलमेट हो चुका है। दोनों कंट्रीज को खासतौर पे अमेरिका को ये एहसास हो गया है कि मिलिटरीली अब वो इस इलाके में ईरान के खिलाफ जंग नहीं जीत सकता। जी सो इसलिए अब वो दूसरे टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये जो इकोनॉमिक टैक्टिक है ये बड़ा लीथल हथियार है जो अमेरिका अब खेलने जा रहे हैं। गो कि 1979 से महरीन साहिबा ईरान सैंक्शंस में रहा है और उसने ऑल्टरनेट वेज ढूंढ लिए हैं अपने आप को इस तरह जिंदा रखने, सैंक्शंस में जिंदा रखने के लिए। लेकिन जब से यूएई ने उसके साथ अपने सारे ट्रेड ताल्लुकात तोड़े हैं, मेरा ख्याल है कि ये जो है ये एक बहुत सीरियस डेवलपमेंट है और इसने बहुत सारे ईरानियन ओपिनियन मेकर्स को मजबूर किया होगा कि वो आप कोई अपना ऑल्टरनेट तरीका देखें। प्रेसिडेंट ट्रम्प भी जो है और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू वो दोनों ये नहीं चाहते कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट इस इलाके में हो रहा है इसका जो रेजोल्यूशन हो अब वो उनके इलेक्शन से पहले हो। जी क्योंकि उनको ये अंदाजा हो गया है कि वो इस जंग को इस तरह लोगों को नहीं बेच सकते कि उनको इसमें अल्टीमेट विक्ट्री मिली है। सो अगर एक स्टेलमेट की कंडीशन है तो इसका मतलब है कि आपका मुल्क अभी भी जंग की स्टेट में है और वो उस जंगी स्टेट में जाके इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, उसमें उनके नुकसान कम है। बिल्कुल। एक और डेवलपमेंट जिसके बारे में महरीन साहिबा हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए वो है जो यमन के अंदर एक जंग शुरू हो गई है, नॉर्थ यमन और साउथ यमन। और साउथ यमन जो है वो बार बार साउथ यमन वो पार्ट है जिसको यूनाइटेड नेशंस एक्सेप्ट करती है एज यमन, सऊदी सपोर्टेड है। बिल्कुल सर साहब, अब जिस टैक्टिक्स की आप बात कर रहे हैं, ट्रम्प ने ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग का ऐलान करते हुए उन ममालिक को भी संगीन मुआशी नताइज की धमकी दी है जो ईरान को तिजारत या माली मदद फराहम करेगी। और दिफाई नुक्ता नज़र से क्या अमेरिका अब अस्करी दबाव से ज़्यादा मुआशी नाकाबंदी के जरिए ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की हिकमत अमली इख्तियार कर रहा है या फिर ये अगले मरहले में दोबारा फौजी कार्रवाई का पेश ख़ैमा है? देखिए, मेरे ख्याल में जो ईरान जो थिएटर है इसके अंदर जो है ना नवंबर से पहले दोबारा क्या जो थर्ड फेज ऑफ जंग है ना उसकी बहुत कम चांसेस हैं। इसीलिए जो अमेरिका है ना वो ये ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी पे जा रहा है जो कि इकोनॉमिक सैंक्शंस वाली स्ट्रेटजी है। अभी उसके जो हलीफ हैं जैसे यूएई है या वो सारी कंट्रीज जो इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा हैं वो जो है या जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस के अंडर हैं तो शायद इसमें अमेरिका का साथ देंगी और अगले 24 से 48 आवर्स में हम ये देखेंगे कि वो अमेरिकन एम्बार्गो को मद्देनजर रखते हुए ईरान के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात को रिस्ट्रिक्ट करेंगी। लेकिन मेजर फर्क उस वक्त आएगा कि जब हम ये देखेंगे कि तुर्की, चाइना और रशिया प्रेसिडेंट ट्रम्प की इन सैंक्शंस के ऊपर किस तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि ये वो कंट्रीज हैं जो बेसिकली ईरान को मिलिटरीली भी सपोर्ट कर रही हैं और उसकी इकोनॉमी को भी अफ्लोट उन्होंने रखा हुआ है। सो मेरा ख्याल है कि अगले 102 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें देखना होगा कि दुनिया प्रेसिडेंट ट्रम्प की इन सैंक्शंस के साथ जाती है या नहीं जाती। और वैसे भी ईरान ने जिनके साथ वो ट्रेड करता है तो एक तो जिसको कहते हैं ना कि वाइट ट्रेड है जो कि खुली आम होती है, लेकिन ज्यादातर जो है ना अब उन्होंने ऑल्टरनेट मीन्स या ब्लैक ट्रेड के तरीके सीख लिए हैं और वो जो इलीगल ट्रेड है वो उनकी 70% ऑफ देयर इकोनॉमी को हैंडल करती है। तो अब देखना है कि अगर चाइना और रशिया भी अमेरिकन सैंक्शंस के साथ जाते हैं तो फिर तो ईरान के लिए बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन अगर वो नहीं जाते तो शायद ईरान को कोई रिप्रीव मिल जाए।
बिल्कुल सही साहब, आपने हुर्मुज़ जो है इस वक्त दोनों ममालिक का सबसे बड़ा मसला बन चुका है, यानी एक हसास स्ट्रेटेजिक महाज बनती जा रही है। एक तरफ ईरान इस गुजरगाह पर अपना जो है असर रसूख बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है और दूसरी जानिब अमेरिका अपने फौजी तहफ़्फ़ुज़ में टैंकर्स की महदूद आमदरफ्त जारी रखने की कोशिश कर रहा है। अगर ये मुकाबला मजीद बढ़ता है तो क्या आपने हुर्मुज़ एक मुकम्मल फौजी महाज में तब्दील हो सकती है? ऑलरेडी जो है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वही एक वाहिद पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रह गया है अमेरिका और ईरान के बीच में। और जी। इस वक्त अमेरिका ने अपनी पूरी एयर पावर और नेवल पावर को इस्तेमाल करके देख लिया, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा नहीं सके, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक कितना छोटा सा इलाका है कि जिसके ऊपर जो है क्या कहते हैं ईरान ने एक तरीके से अपना कंट्रोल रखा हुआ है। जी। जिस स्ट्रेट से 130-140 जहाज रोजाना गुजरते थे, वहां से 4-5 जहाजों का गुजरना कोई इतनी यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अमेरिकन कंट्रोल में आती जा रही है। और अगर आप आज की CNN और अल जजीरा की न्यूज देखें तो जो वर्ल्ड ट्रेडिंग डेटा है वो भी जो है क्या कहते हैं इसी चीज की निशानदेही करे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रैक्टिकली बंद है। मेरे ख्याल में इसका सिर्फ एक ही हल है, जो कि ओमान और जो दूसरी गल्फ कंट्रीज के साथ मिलके एक रीजनल सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहा था। सो मेरे ख्याल यहां अमेरिका को एक स्टेप पीछे लेना चाहिए और उसके जो हलीफ हैं जिसमें ओमान भी शामिल है, सऊदीया भी शामिल है, कतर भी शामिल है, उनको मौका देना चाहिए कि वो ईरान के साथ बातचीत करके एक रीजनल सॉल्यूशन फाइंड कर लें। और मेरे ख्याल में कि वो बहुत आराम से ये रीजनल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो ओमान प्रपोजल दे रहा है वो ईरान को भी सूट करता है और गल्फ कंट्रीज को भी सूट करता है। बिल्कुल। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें। जी जी बिल्कुल। कॉन्फ्लिक्ट के जो जी जी बिल्कुल सर साहब, देखिए मेरीन, इस कॉन्फ्लिक्ट में हम ये समझते हैं कि ईरान जो है ना उसका बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन मेरे नजदीक इस कॉन्फ्लिक्ट में अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हो रहा है तो वो गल्फ कंट्रीज। बिल्कुल सही साहब, ईरान की जानिब से यूरोप में मौजूद अमरीकी फौजी तंसीबात को मुमकिन तौर पर निशाना बनाने की रिपोर्ट्स के बाद नेटो ने कहा है कि वो अपने अरकान के दिफा के लिए तैयार है। अगर ईरान ने वाकई यूरोपीय सरजमीन पर किसी अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया तो क्या इसे अमेरिका ईरान जंग से निकलकर बराह रास्त नेटो के इज्तिमा दिफा के दायरे में जाने वाली पेशरफ समझा जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि जो नेटो है वो बेसिकली इसी तरह कलेक्टिव डिफेंस के ऊपर बना हुआ है कि किसी एक मुल्क पे हमला बाकी सारे ममालिक पे भी हमला तस्वुर किया जाएगा। और जो हम बार बार सुनते हैं कि उनका क्लॉज 5 है, लेकिन उस क्लॉज 5 के अंदर इतनी लीवरेज मौजूद है कि जो कंट्रीज खासतौर पे जो बड़ी नेटो की कंट्रीज हैं लाइक यूके, फ्रांस, जर्मनी, अगर वो इसके अंदर शामिल होना चाहें इस जंग के अंदर तो बड़े आराम से उनको एक रीजन मिल जाएगा ईरान के खिलाफ एक्शन लेने का। इसीलिए मैं आपके इस प्रोग्राम के थ्रू में भी यानी कि ईरान को ये मैसेज देना चाहूंगा कि इट इज टाइम फॉर देम ऑल्सो टू टेक अ स्टेप बैक और ये देखें कि किस तरीके से वो इस रेजोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, बजाय इसके कि वो जंग को एक्सपेंड करते चले जाएं। मेरा ख्याल है कि दोनों कंट्रीज ने जंग करके देख ली है, एक्सपेंड भी करके देख ली है। अब जरा अगर इसको रेजोल्यूशन की तरफ जाएं तो दुनिया के लिए भी बेहतर है और उनके अपने लिए भी बेहतर है। जी बिल्कुल सर साहब, जैसे आपने रीजनल सोल्यूशन की बात की है, अगर अमेरिका ईरान के साथ साथ उन ममालिक पर भी दबाव बढ़ाता है जो तेहरान को मुआशी सहारा देते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल तो फिर चीन का बनता है, क्योंकि चीन तो ईरानी तेल का अहम खरीदार है। क्या ईरान पर इक्तिसादी दबाव दरअसल अमेरिका और चीन के दरमियान एक नए महाज को जन्म दे सकता है? जी मेहरीन साहिबा, मैंने आपसे पहले भी यही अर्ज किया था कि जो अमेरिकन सैंक्शंस की सक्सेस इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होगी कि जो ईरान के हलीफ हैं वो किस तरह इन सैंक्शंस के ऊपर बिहेव करते हैं। सो मैं ये समझता हूं कि चाइना जो है वो बिल्कुल अमेरिका का साथ इस चीज में नहीं देगा। वो क्या कहते हैं अपने आप को अलूफ रखेगा, लेकिन वो इंश्योर करेगा कि क्या कहते हैं कि अमेरिका जिस तरह इस जगह फंस गया है वो कॉन्टिन्यूसली फंसा रहे और वो उसी तरह ब्लीड होता रहे जैसे रशिया जो है वो यूक्रेन की जंग में
ब्लीड हो रहे हैं। देखिए इस वक्त है ऑलरेडी अमेरिका के लिए ये जंग जो है ना वो अनइकोनॉमिकल होती जा रही है। आप हम उसने ब्लॉकेड तो रखा हुआ है और उसका बड़ा इफेक्टिव ब्लॉकेड है, लेकिन वो ब्लॉकेड उसको तकरीबन $500 मिलियन अ डे कॉस्ट कर रहे हैं। अब वो कितनी देर तक कर सकता है और कब तक, क्या जब मिड टर्म इलेक्शंस होंगे तो क्या उस वक्त सिचुएशन ऐसी ही होगी या एंटाई अमेरिका होगी। सो अगर वो एंटाई अमेरिका हुई और वो अमेरिका ने प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने मिड टर्म इलेक्शंस हार दिए, तो फिर उनके पास जो है ना इस इलाके से बहुत ज्यादा शर्मिंदगी के साथ निकलने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। जी बिल्कुल सही साहब, जो खित्ते में इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है, देखा जाए तो खलीज में बढ़ती जो कशीदगी के बायस तजारती और फिजाई आमदरफ्त भी मुतासर हो रही है। तेल की कीमतें भी दबाव में है। दिफाई एतबार से अगर ये सूरत हाल कई हफ्तों या महीनों तक बरकरार रहती है तो इसके तो खलीजी ममालिक, आलमी तवानाई सप्लाई और पाकिस्तान जैसे दरामदी ममालिक की कौमी सलामती पर क्या समझते हैं, आपके क्या असरात पड़ सकते हैं? बहुत नेगेटिव असरात पड़ रहे हैं। देखिए ऑलरेडी डॉलर जो है वो जो बैरल है वो $92 पे चला गया। वन नंबर टू, जो सारी गल्फ कंट्रीज की जो ट्रेड है वो लेस देन 20% हो गई है। ठीक है ना, वो जितना पहले अपना तेल और गैस बेचते थे अब वो उसका 80% नहीं बेच पा रहे। इसका मतलब ये हो कि उनकी इनकम में तकरीबन 70 से 80% कमी आई है। नंबर टू, ये ज्यादातर गल्फ कंट्रीज जो थी वो आप ये देखें कि इन्होंने क्या कहते हैं अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए नहीं सका, इन्होंने टूरिज्म को बहुत ज्यादा फरोग दिया था अपने इलाके के अंदर। और जो सऊदी अरेबिया 2030 प्रोजेक्ट है नियोम सिटी के बारे में, वो भी बेसिकली टूरिज्म को बढ़ाने के लिए था। लेकिन अगर इस इलाके में जंग रहती है और इसी तरह अनसर्टेनिटी रहती है तो वो जो सारी इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने की हुई है और जो कमाई वो टूरिज्म के थ्रू भी करते थे और जो इतने बड़े बड़े होटल्स उन्होंने बनाए हुए थे वो सारे यानी कि इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगी। सो मेरे ख्याल में इस इलाके में सबसे ज्यादा स्टेक्स जो आए हैं वो गल्फ कंट्रीज के हैं और अब जो वक्त आ गया कि गल्फ कंट्रीज इस इलाके को अपने हाथ में लें और इस इलाके के लिए एक रीजनल पैराडाइम या एक रीजनल सोल्यूशन की तरफ बढ़े। जी बिल्कुल सही साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और इस वक्त जो है पीस स्टेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खित्ते में। और इसके साथ ही नाज़रीन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान में किसान का मसला अब सिर्फ खेत, फसल और मंडी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि गंदम की कीमत, आटे की महंगाई, दरामदी पॉलिसी, बढ़ती हुई पैदावारी लागत और अब मुमकिना ज़राई इनकम टैक्स ने पूरे ज़राई निज़ाम पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक तरफ हुकूमत मुल्क में गंदम की मुमकिना कमी पूरी करने के लिए 10 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे चुकी है, जबकि दूसरी जानिब पंजाब में गंदम की कीमत 40 किलो के हिसाब से 4,700 रुपये से भी ऊपर जाने और आटे की सप्लाई मुतासर होने की इतलात सामने आ रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि चंद माह पहले तक हुकूमती सतह पर मुल्क में गंदम की पैदावार और दस्तयाबी के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया जा रहा था। पंजाब की जानिब से भी रिकॉर्ड पैदावार के दावे सामने आए, लेकिन अब तलब और रसद के दरमियान फ़र्क पूरा करने के लिए दरामद की ज़रूरत पेश आ रही है। यहाँ से असल बहस शुरू होती है कि अगर मुल्क में पैदावार का हदफ पूरा हुआ, पंजाब में सरप्लस ज़खायर मौजूद होने का हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है, तो फिर चंद माह बाद गंदम की कीमत और आटे की दस्तयाबी का बहरान क्यों पैदा हुआ? क्या मसला वाकई गंदम की कमी का है या खरीदारी, ज़ख़ीरा, बैनुल सूबाई तरसील और हुकूमती पॉलिसी में कहीं बुनियादी खराबी मौजूद है? क्योंकि एक तरफ फ्लोर मिल्स मालिकान कह रहे हैं कि उन्हें ज़रूरत के मुताबिक गंदम नहीं मिल रही, जबकि सरकारी मौक़िफ़ ये है कि पंजाब में गंदम से वाफिर ज़खायर मौजूद हैं और इसी सूरत हाल में हुकूमत ने गंदम दरामद करने का फैसला किया है। लेकिन किसान तंजीमों का एतराज़ है कि दरामद वक्ती तौर पर मार्केट को सहारा दे सकती है, मुस्तकिल मसले का हल नहीं। सवाल ये भी है कि जब मकामी किसान अपनी फसल की कीमत और मुस्तकबिल की फसल की मनसूबाबंदी के हवाले से गैर यकीनी का शिकार हो तो बार बार दरामदी गंदम पर इन्हिसार किया मुल्क की ग़िज़ाई सलामती के लिए क्या दुरुस्त हिकमत अमली है? दूसरी तरफ किसान के लिए मसला सिर्फ गंदम तक महदूद नहीं, खाद, बिजली, डीजल, बीज और दीगर ज़राई अखराजात पहले ही इसकी लागत बढ़ा रहे हैं और अब ज़राई इनकम टैक्स के हवाले से भी हुकूमत की नई कोशिशें सामने आ रही हैं।
इतलात के मुताबिक अगर सूबे मुकर्ररा हद्दाफ हासिल ना कर सके तो मुतबादिल मंसूबे के तौर पर ज़रई शोबे के लिए मुकर्ररा टैक्स निज़ाम पर गौर हो सकता है, जिसमें फी एकड़ 5,000 रुपए तक टैक्स की तजवीज़ भी ज़ेर बहस है। यानी किसान एक तरफ अपनी पैदावार की मुनासिब कीमत का मुतालिबा कर रहा है तो दूसरी जानिब हुकूमत से ज़रई लागत कम करने और मार्केट में इस्तेहकाम की तवक्को भी रखता है, जबकि हुकूमत के सामने महसूलात बढ़ाने और आलमी मालियाती इदारे के साथ किए गए वादे पूरे करने का दबाव भी मौजूद है। ऐसे में सवाल ये है कि ज़रई इनकम टैक्स का नया बोझ आखिर किसान की जेब पर जाएगा या बड़े ज़रई मालिकान और ज़्यादा आमदन वाले तबके को टैक्स निज़ाम में लाने का मौसर ज़रिया बनेगा। इसी पर तमाम सूरत हाल के दरमियान किसान तंजीमों का एहतजाज भी शिद्दत अख्तियार कर रहा है। किसान इत्तेहाद की जानिब से वज़ीर आला पंजाब से इस्तीफे का मुतालिबा और 25 सितंबर से इस्लामाबाद की जानिब बड़े मार्च का ऐलान किया गया है। हुकूमत यकीनन ये मौक़िफ़ रखती है कि किसानों के लिए किसान कार्ड, बिला सूद कर्जे, ट्रैक्टर सब्सिडी और ज़रई मशीनरी समेत मुख्तलिफ मंसूबे जारी हैं। लेकिन किसान तंजीमों का सवाल ये है कि अगर बुनियादी फसल की कीमत, पैदावारी लागत, मार्केट तक रसाई और बरवक्त अदायगी के मसाइल हल नहीं होंगे तो सिर्फ कर्ज या मशीनरी की सहूलत किसान को मुआशी दबाव से कैसे निकाल सकती है। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि गंदम क्यों महंगी हुई, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि गंदम दरामद करने के फैसले के पीछे असल जरूरत है क्या, किसान को अपनी फसल की मुनासिब कीमत क्यों नहीं मिल रही, ज़रई इनकम टैक्स का मुमकिना निज़ाम किसान पर कितना असर डालेगा और अगर 25 सितंबर का एहतजाज वाकई बड़े पैमाने पर होता है तो क्या ये पंजाब के लिए एक नए सियासी और ज़रई बहरान का आगाज बन सकता है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन महमूदुल हक बुखारी साहब। महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। महमूद साहब, सबसे पहले बुनियादी सवाल यही है कि अगर हुकूमत के मुताबिक मुल्क में गंदम की पैदावार ज़रूरत के करीब रही और पंजाब में सरप्लस गंदम भी मौजूद है तो फिर चंद माह बाद ही गंदम की कीमत 7,700 रुपए फी 40 किलो से ऊपर कैसे चली गई और हुकूमत को 10 लाख टन गंदम दरामद करने की जरूरत क्यों पेश आई है? क्या ये पैदावार का बहरान है या हुकूमती खरीदारी, जखीरा और तरसील की पॉलिसी की नाकामी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मोहम्मद। बहुत शुक्रिया महरीन आपका और सोनो टीवी का। गुजारिश ये है कि आपने अपने एंट्रो के अंदर इतनी खूबसूरती से उस तमाम सूरत हाल को जो है वो बताया है कि उसके हर एंगल को आपने सामने रख दिया खोल के। अब ये है कि आपने जो आखिर में सवाल किया है वो अपने तई एक बहुत बड़ा लतीफ़ा है और वो लतीफ़ा ये है कि जब गंदम काश्त हो रही थी और हम हुकूमत से कह रहे थे, ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब से, कि आप मेहरबानी करें और आप हमें फसल का रेट दीजिए, और वज़ीर आला साहबा बाज़िद रहीं और फिर उसके बाद जनाब वज़रा आए, वज़ीर ज़राअत भी और दीगर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये नवीद सुनाई कि जनाब हमने अपना हदफ पूरा कर लिया। 1,64,00,000 एकड़ के ऊपर गंदम जो है पंजाब के अंदर जो काश्त हो चुकी है। खैर, उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि जब अप्रैल के अंदर काश्त हुई, काश्त के बाद फिर बर्दाश्त शुरू हुई अप्रैल के अंदर, तो फिर उस वक्त हमने कहा कि अभी पैदावार भी ठीक नहीं आ रही और आप जो है वो थोड़ा सा किसानों के ऊपर रहम कीजिए और इसको बेहतर रेट जो है वो दीजिए। तो इन्होंने फिर भी हमारी बात नहीं मानी और इन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने अपना हदफ पूरा कर लिया जी। तो लतीफ़ा ये हुआ कि जब हदफ भी पूरा कर लिया बतौर पंजाब गवर्नमेंट के, उन्होंने, और फिर उसके बाद वो गंदम गई कहाँ? क्या आसमान ले उड़ा, जमीन फटी और गंदम उसके अंदर चली गई? बिल्कुल जी नहीं, ऐसी हरगिज बात नहीं है। बात यह है कि हमारी हुकूमतें जो है वो गलत फैसले करती हैं, गलत पॉलिसियां बनाती हैं वक्त के ऊपर। वो जैसे कहते हैं ना कि वेले दी नमाज ते कवेले दी टकरा, तो ये हुकूमत जो है ये टकरे मारती है
ये वक्त के ऊपर नमाज जो अदा नहीं करती, ये अपनी पॉलिसीज को वाजे नहीं करती, अपनी पॉलिसी बनाती नहीं है। दुनिया के अंदर 5 साल की 10 साल की एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई जाती है। आप अपने नेबर जो कंट्री आपका दुश्मन मुल्क है, आप उसको देख लीजिए कि उसने 24-25 के अंदर जो है जो गंदम आनी थी उसका जो 26 के अंदर आनी थी, 24-25 को उसका ऐलान किया कि हम जो है वो अपने किसान को ये रेट देंगे। और हमारे यहाँ ये कहा गया कि जनाब IMF का दबाव है। IMF का कतन दबाव नहीं है। IMF का अगर दबाव हो तो फिर जो इनके शाह खर्चिए हैं, बिल्कुल महमूद साहब आप दबाव की बात कर रहे हैं, बिल्कुल यही मैं आपसे बात करूंगी कि किसान का सबसे बड़ा एतराज जब मकामी किसान की फसल मार्केट में मौजूद थी तो उसे मुनासिब कीमत नहीं मिली, लेकिन अब इसी मुल्क में गंदम की कमी पूरी करने के लिए बैरून मुल्क से गंदम मंगवाई जा रही है। क्या ये पॉलिसी किसान को आइंदा गंदम उगाने की तरकीब देगी या फिर उसे ये पैगाम जाएगा कि अपनी फसल के कीमत के लिए भी वो हुकूमती फैसलों पर मुनहिसर है? जी बिल्कुल, आपका बड़ा वैलिड ये सवाल है। मैं आपको याद करा दूं कि हमारे मुल्क के अंदर आप यकीन कीजिए कि कोई निजाम नहीं है, ना इंसाफ का निजाम है और ना ही कोई अवाम की फलाह का निजाम है। कि मुल्क के अंदर गंदम पड़ी थी और 36 लाख टन जो है वो बाहर से गंदम मंगवा ली गई। मुझे बताएं कि क्या हुकूमतें इस तरह के फैसले करती हैं जिससे बहरान आया और फिर हमारी गंदम जो है वो टके टोकरी बिकी और 2200 अरब रुपए का हमने नुकसान उठाया। उसके बाद फिर एक EWR की पॉलिसी लेके आए, वो नाकाम हुई। फिर ये एग्रीगेटर की इस साल पॉलिसी लेके आए, जब किसान को ये पता ही नहीं है कि उसकी जो गंदम है जब वो आएगी खेत में तो उसको कौन खरीदेगा और कितने में खरीदेगा। देखिए मैं आपको बात बता रहा था कि जो हमारा नेबर दुश्मन कंट्री है वो 1 साल पहले ऐलान कर देता है कि आपको वो तो बल्कि 29 फसलों के कमो पेश जो है ना वो स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर करते हैं। और हमारे यहाँ जो है ये गंदम का रेट उन्होंने 1 साल पहले बता दिया किसान को कि हम आपको ये रेट देंगे। तो यही तरीका यहाँ पे करना चाहिए। मेरीन के वजीर आला पंजाब बैठे संजीदा, मतलब जिद में ना आए, बल्कि जिन्होंने उनकी इन पॉलिसियों को नाकामियों का मुंह दिखाया है कि आज जो है वो इंपोर्ट के लिए पंजाब हुकूमत भी सिंध हुकूमत भी जो है वो कह रही है, तो उसकी वजह तो कोई है ना। और फिर ये है कि आप रेट मुकर्रर कीजिए, हम आपको तरीका बताते हैं। बात तो ये है कि कोई ग्रास रूट लेवल के ऊपर एक आम किसान के साथ, काश्तकार के साथ बैठना पसंद नहीं है, जबकि हमारे जो इंडियन पंजाब है उसका वजीर आला घुल मिल जाता है। उसका वजीर आला जो है वो किसानों के से मशवरे लेता है, पूछता है कि हम क्या करें। और यहाँ पे आए दिन मुझे बताएं कि ये कहाँ का इंसाफ है कि डीजल बढ़ता है। मतलब जो आज मैंने कल्टीवेशन की है अपनी जमीन के ऊपर, मिसाल के तौर पे अब मूंजी का मौसम है और जो मैं कल करूंगा, यानी एक दिन मेरा खर्चा अगर 10,000 होगा तो अगले दिन वो 15,000 होगा, सिर्फ कल्टीवेशन का खर्चा। तो मैं कहां से पूरा करूंगा, मैं किस तरह, इसलिए किसान बददिल हो रहा है। और जब हम कह रहे थे कि किसान गंदम अपनी जरूरत की बीजेगा, तो हुकूमती जो वज़रा थे वो कोई माफिया कह रहा था और कोई कुछ कह रहा था। अब आए ना सामने, कौम को जवाब दें वो कि आपने ये सारा खेल जो खेला है। और इस वक्त इतलात ये है कि अरबों रुपए जो है वो जो उस डिपार्टमेंट में हेड बैठे हैं वो कमा रहे हैं। आप ये देखें कहीं बैनुल सूबाई पाबंदी लगा के और फिर अक्सर आपका मीडिया जो है वो रिपोर्ट करता है। बिल्कुल महमूद साहब आप अखराजात की, बिल्कुल महमूद साहब आप अखराजात की बात कर रहे हैं। अब ज़राई इनकम टैक्स का मामला भी सामने आ गया है और फी एकड़ 5,000 रुपए तक मुकर्ररा टैक्स की तजवीज़ ज़ेर गौर होने की इत्तलात हैं। तो ऐसे वक्त में जब किसान पहले ही महंगी खाद, बिजली, डीजल, बीज और काम मुनाफा की शिकायत कर रहा है, क्या नया टैक्स ज़राई शोबे को मजीद दबाव में नहीं लाएगा? और अगर टैक्स लगाना ज़रूरी है तो इसका बोझ फिर छोटे किसान और बड़े जमींदार के दरमियान कैसे मुनसिफाना तकसीम होना चाहिए? देखिए मेरीन, ये इस हुकूमत को
कुछ पता नहीं है ज़राअत के हवाले से कि उसने इसको किस तरह से चलाना है। वो स्कीमों के जरिए इस ज़राअत के इस बड़े सेक्टर को चलाना चाहती है, जिससे 25 करोड़ लोगों की भूख का मसला है। मैं हैरान हूं कि ये संजीदा क्यों नहीं हो रही हुकूमत, और क्यों ऐसे फैसले ले रही है जिससे दिन ब दिन आपकी कॉटन नीचे जा रही है। इस वक्त आप 300% के लगभग जो है वो कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से। आप ये देखिए कि आपके आलू का काश्तकार वो मर गया। अब वो पॉलिसी जो है वो हुकूमत अगर बनाती, और उसको पता था कि ये बॉर्डर बंद हो रहा है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन अफगानिस्तान का, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा अनाज जो है वो जाता था, तो वो सऊदी अरब से या कोई और यूएई से या और अपने बिरादर मुल्क से ये रिक्वेस्ट करती तो किसान को बचा सकती थी। लेकिन लगता ये है कि हुकूमत जो है वो सिर्फ एक दावे करके, और वो समझती है कि शायद हम इस तरह से जो है वो किसान को खुश कर लेंगे कि कोई ट्रैक्टर स्कीम दे के या किसान कार्ड दे के। देखें, ज़राअत का इससे ताल्लुक नहीं है स्कीमों से। आप ये तो इस तरह जिस तरह कोई कंपनियां चलाती हैं और वो अपना देती हैं कि जी आप ये इतने डब्बे लेंगे तो हम आपको एक डब्बा फ्री देंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल आप ठीक दुरुस्त फरमा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हुकूमत को इस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं जरा टैक्स की बात भी बता दूं जी कि टैक्स देखें आप यहाँ ना हम देते हैं, और जो छोटा किसान है और ज्यादातर 95% छोटा किसान है जिसकी 3 एकड़ जमीन है या 10 एकड़ से 12 एकड़, उसने पूरा साल अपने बच्चों का पेट पालना है, बच्चे की सेहत का पर खर्चा करना है, बच्चे की तालीम पे खर्चा करना है। मुझे बताएं कि किस मुल्क में, मैं जब ये ऐलान हुआ तो मैंने अपने दुश्मन कंट्री का मैंने वो सर्च किया, मैंने देखा कि भी वहां पे कोई इस तरह से टैक्स है, वहां पे कोई इस तरह का टैक्स नहीं है। इस हुकूमत को पता ही नहीं है कि टैक्स कहां से लेना। देखें, जो बड़े बागात हैं बिल्कुल जिनके उनसे टैक्स लिया जा रहा है। बिल्कुल महमूद साहब, सिर्फ मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ कि 25 सितंबर को किसान इत्तेहाद की जानिब से इस्लामाबाद की तरफ बड़े एहतजाज और वजीर आला पंजाब से इस्तीफे के मुतालिबे का ऐलान किया गया। आप इसे महज किसानों का मुआशी एहतजाज समझते हैं, या फिर अगर गंदम गन्ने की अदायगियों, ज़राई टैक्स और पैदावारी लागत के मसाइल बरकरार रहे तो ये पंजाब हुकूमत के लिए एक बड़े सियासी दबाव में तब्दील हो सकता है? जी बिल्कुल महरीन हो सकता है। देखिए, तंगामत व जंगामत, मैं मतलब ये कहता हूँ कि वज़ीर-ए-आला पंजाब काम करना चाहती हैं, वज़ीर-ए-आला पंजाब चाहती हैं कि पंजाब के अंदर बेहतरी आए, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द लोग बैठे हैं वो उनको ऐसी पॉलिसियां घर के देते हैं। मुझे बताएं, ये जो सांझी सब्जी का जो मतलब एक ऐलान कर देना काफी नहीं है। ये जिस तरह अपना खेत अपना रोजगार, आप ये बताएं कि पानी पहले नहीं है हमारे पास, आप किस तरह से ऐलान तो आप कर देंगे, लेकिन उसको कामयाबी तक पहुंचाना भी वो भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो कि मुमकिन नहीं है। जब ये हालात होंगे तो किसान खुद ब खुद निकलेगा। जब अपने उसका मुआशी बच्चों का कत्ल होगा, उसको रोजगार पूरा नहीं मिलेगा, उसका मुआवजा नहीं मिलेगा, तो किसान और क्या कर सकता है? वो तो निहत्ता है, उसने तो निकलना है, अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेके निकलेगा, काले झंडे लगाएंगे। अपने आप को हम अपने बच्चों का मुआशी कत्ल होते हम नहीं देख सकते। हमें सिर्फ फसलों का रेट, एक बात आपके प्रोग्राम के तौर से कहना चाहता हूं कि सिर्फ हमें गंदम का रेट दे दे, अभी ऐलान करें पॉलिसी का, क्योंकि नवंबर में बिल्कुल महमूद साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि हुकूमत को इस पर जो है नजरसानी करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया महमूदुल हक बुखारी साहब आपके वक्त का। इसके साथ ही नाजरीन जो है प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाजत दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।